ओके, हाय गाइस बच्चे, मुझे बस एक आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। बच्चे मुझे एक बात याद दिलवा दो, हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक करा था? सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सर हम कर रहे थे करेक्टर। ठीक है, ठीक है, फिर उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शुरू करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर आपने उस दिन थर्सडे को बोला था कि आज लाइट की सॉरी वो रिफ्रैक्शन वगैरह की एक्स्ट्रा क्लास होएगी। हाँ ठीक है, तो आप पाँच। सर सर आप पोस्टपोन कर सकते हो आज के लिए। ठीक है, कर देता हूँ, बताओ कब लोगे फिर? सर कल के बाद कभी भी। फिर ट्यूसडे को ही हो पाएगी? हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, फिर ट्यूसडे को 5 PM करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। सर तो चलो, मेरी भी फिर ट्यूसडे हाँ होगी। हाँ, फिर सबका ही एक साथ हो जाएगा ना बेटा। ओके सर। थैंक यू सर। क्या बट क्या सर ट्यूसडे ट्यूसडे 5 o'clock पे सर दूसरी क्लास भी होती है। हाँ, ये एक्स्ट्रा क्लास है जिन्होंने लाइव चैप्टर करना है, बस उनके लिए। जिनको दोबारा से एक बार समझना है ना चैप्टर, उनके लिए। ठीक सर है, फिर एक ही क्लास में कराओगे पूरा? मतलब वहाँ रिवाइज करवाना है तो मैं करवा दूंगा। सर 5 बजे तो हमारी क्लास होती है ना दूसरी। वही कह रहा हूँ, जिसको करना है, आप जरूरी नहीं है आपके लिए हो। सर करना है, आप क्या कर सकते हैं, दूसरी भी तो होगी ना फिर। तो 6 बजे ज्वाइन कर लेना, और क्या बोलो। हाँ 6 सर बजे संडे को कर लो कल। कल तो बेटा वो है ना, इंडिपेंडेंस डे है। सर कल नहीं कर सकते। ओके। कल तो सारे पतंगे उड़ाएंगे ना। सर कल छुट्टी है। कल तो छुट्टी है, कल कोई टेस्ट नहीं है आपका, एंजॉय करो। सर पतंगे कैसे उड़ाएंगे, बैन हो गई ना। पतंगे बैन कर दिए हैं क्यों ये भाई? सर ड्रोन भी कर दिया था, तभी पतंगे भी कर दी थी। तो क्या उसमें थोड़ा ना करोना है? हाँ हाँ, नहीं ड्रोन ड्रोन और पतंगे को बैन कर दिया था, उड़ने वाली चीजों को। नहीं नहीं, वो वहां पर होता है दूसरे एरियाज में, यहाँ पर तो हमारे एरिया में तो कभी नहीं हुआ। सर न्यूज में आया था, एक बार आया था। अरे मत सुना कर, न्यूज वाले झूठ बोलते हैं, तू अपना उड़ा लियो आराम से। बस तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो आराम से उड़ाइयो भाई, कुछ नहीं होता है, झूठ बोलते रहते हैं। चलो बच्चे, क्या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स? मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब उनसे लाइट पास ऑन ऑन कर सकती है, या ओपेक जिनसे लाइट पास नहीं करती। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स क्या होती है, पानी के अंदर आराम से डिजोल्व हो जाती है। सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। मुझे याद आ गया, अनन्या ने क्वेश्चन पूछा था मोल्टन का मतलब क्या होता है। तो मोल्टन का मतलब ये होता है जब आप कोई चीज़ को पिघला देते हो, उसको मेल्ट कर देते हो, तो उस मेल्ट स्टेट को मोल्टन स्टेट कहा जाता है। और जो सॉल्ट्स हैं वो सॉर हो सकती हैं, स्वीट हो सकती हैं, बिटर हो सकती हैं, सेवरी हो सकती हैं, क्योंकि सॉल्ट्स आपकी एसिडिक हो सकती हैं, बेसिक हो सकती हैं, तो टेस्ट भी उसी हिसाब से उनका हो सकता है। न्यूट्रल सॉल्ट्स ऑर्डरलेस होती हैं। ऑर्डरलेस का मतलब उनकी कोई स्मेल नहीं होती। ठीक है, जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होती हैं जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनती हैं। सॉल्ट्स कलरलेस और कलर्ड हो सकती हैं। तो सॉल्ट्स में कलरलेस और कलर्ड दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। अब आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो, बड़ी सारी सॉल्ट्स के अंदर क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। दे दो। ठीक है, मैनी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो बड़ी सारी सॉल्ट्स के अंदर पानी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर। तो जिन सॉल्ट्स के अंदर पानी का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। उनको हम क्या क्या बोलते हैं बच्चे? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। तो जिन भी सॉल्ट्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा उनको आप हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलोगे, बिकॉज हाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी। जैसे आप कहते हो ना कि अगर आपको मान लो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन क्या होती है? अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। और जब आप पानी पी लेते हो तो हम कहते हैं आप हाइड्रेटेड हो गए। तो हाइड्रेटेड वर्ड का मतलब होता है जब पानी प्रेजेंट होता है तो हम उसको हाइड्रेटेड बोलते हैं। तो किसी भी सॉल्ट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोला जाता है। द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आप बोलोगे सॉल्ट्स कंटेनिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर नोन एज
that is your the salts which contains molecule of water are it is known as water of crystallization. जब salts के अंदर water molecule present होते हैं तो इसको हम water of crystallization कहते हैं. अब ये जो word है ना, ये जो 3 वर्ड ये आप देख रहे हो, water of crystallization. अब ये crystallization का मतलब क्या होता है यार? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जब आपके जो सॉल्ट्स होती हैं वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं तो उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. और वो क्रिस्टलाइजेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर. इसलिए इनको साथ में अगर आप क्या नाम पड़ेगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कि भाई क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्या? क्रिस्टलाइजेशन. उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? वाटर ऑफ crystallization. That is called as water of crystallization. अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. यहां पर ये देखो बच्चे, कॉपर का मतलब है Cu, सल्फेट का मतलब है SO4 और यहां पर लिखा हुआ है पेंटा. पेंटा का मतलब होता है 5. पेंटा का मतलब क्या होता है? 5. और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर. तो इसलिए हमने लिखा .5H2. ये 5 मतलब पेंटा, पेंटा मतलब 5, हाइड्रेट मतलब वाटर. तो इसलिए इसका फॉर्मूला बना CuSO4.5H2O. ये जो डॉट है ना, इस डॉट से हम ये शो कर रहे होते हैं कि ये 5H2O मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या है, इसको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करने में मदद कर रहे हैं. अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स ना होते ना तो कॉपर सल्फेट एक अच्छा क्रिस्टल नहीं बनता. इन वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से ही कॉपर सल्फेट जो है एक अच्छा क्रिस्टल बनेगा. तो इसलिए इसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इनको क्रिस्टल में अरेंज करने में मदद करते हैं ये पानी के मॉलिक्यूल्स. इसलिए फॉर्मूला पड़ता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. सिमिलरली हमारे पास होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. यहाँ पे फेरस का मतलब Fe, सल्फेट का मतलब SO4, हेप्टा का मतलब होता है 7 और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर. तो FeSO4.7H2O. तो ये भी क्या होता है? दैट इज योर फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. तो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव एग्जांपल्स ऑफ सम सॉल्ट्स व्हिच हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो आपने वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना होता है कि the water molecules present in the salt are known as water of crystallization. Example copper sulfate pentahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, plaster of Paris. आप कुछ भी इसमें से आंसर दे, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जब सॉल्ट्स में पानी प्रेजेंट होता है उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है. और इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट इज योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्लियर? एनीबडी एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक? क्योंकि अब मैं आपको जहाँ लेकर जा रहा हूँ वो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है. यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो वो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या आते हैं. चलो बच्चे आगे देखो. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2. यहां पर ये जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है ये ब्लू कलर का होता है. किस कलर का होता है? जब आप इसके क्रिस्टल्स देखोगे तो ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे. ठीक है, ये ब्लू कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं. इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इसी वजह से इसका कलर ब्लू है. अगर कोई आपसे पूछे कि पेंटाहाइड्रेट जो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू कलर का है क्यों, तो आप बोलोगे उसके अंदर क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं जो उसके कलर को दैट इज जो डिटरमाइन कर रहे हैं, उसकी वजह से उसका कलर क्या है? ब्लू है. उसका कलर क्या है बच्चे? ब्लू है. और अगर आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई बताओ कि इसका ब्लू कलर लॉस क्यों हो जाता है जब हम इसको हीट करते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है व्हाई द ब्लू कलर इज लॉस्ट व्हेन इट इज हीटेड. तो आप जब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हीट करोगे तो हीट करने की वजह से क्या होता है? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये रिमूव हो जाते हैं. ये क्या हो जाते हैं? बॉयल ऑफ हो जाते हैं. ठीक है, इवेपोरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं उसके सरफेस से. जब ये पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कॉपर सल्फेट बचता है और पानी के मॉलिक्यूल्स लॉस्ट हो जाते हैं. और इसी वजह से इसका कलर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है.
इसकी वजह से कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये अपने ब्लू कलर को लॉस कर देता है और ब्लू कलर लॉस करने के बाद इसका कलर ग्रे वाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रेइश वाइट कलर हो जाता है। तो अगर आप कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हीट करोगे तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा और इसकी वजह से जो इसका रंग है वो ग्रे वाइट हो जाएगा। और जब इसके अंदर पानी नहीं है, जब पानी था तो आप बोल रहे थे हाइड्रेटेड, क्या बोल रहे थे बच्चे, हाइड्रेटेड। अगर किसी चीज में पानी नहीं होता तो हम हाइड्रेटेड का उल्टा डिहाइड्रेटेड करते हैं, एनहाइड्रेट। क्या वर्ड यूज करते हैं, एनहाइड्रेट। इसका मतलब ये होता है नेगेटिव ऑफ हाइड्रेशन। अगर पानी नहीं है तो उसको एनहाइड्रेट बोलते हो, इसलिए कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस। ये क्या वर्ड आ गया, एन। डिहाइड्रेटेड भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है, लेकिन एक ना तनिष क्या होता है, डिहाइड्रेटेड थोड़ी जनरल टर्म हो जाती है, केमिस्ट्री में हम जनरली एनहाइड्रस लिखते हैं। ठीक है बच्चे, बात सेम ही है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी रिया बोलो। तो एक बार ये और क्लियर कर दो। दोबारा समझा दूं, यस। ये देखो बेटा, देखो रिया, यहां पर हमारे पास क्या है बच्चे, क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहले मैं आपको एक बार क्रिस्टल्स दिखा देता हूं कॉपर सल्फेट के। लेट मी शो यू क्रिस्टल्स कैसे दिखाई देते हैं। आप लैब के अंदर बना भी सकते हो इनको। ये देखो ऐसे होते हैं क्रिस्टल्स। ठीक है बच्चे, बड़े सुंदर से सर ये तो बर्फ के वो होते हैं जो नुकीले नुकीले से नहीं होते। हाँ, लेकिन ये कॉपर सल्फेट के वो होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं ना, वैसे इसी सॉल्ट के भी क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, जब सर इनके बर्फ अंदर, के क्रिस्टल्स में सिर्फ वाटर वाटर होता है। हाँ सिर्फ वाटर वाटर होता है, और इनके क्रिस्टल्स में कॉपर सल्फेट और वाटर दोनों होते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, ये पाउडर फॉर्म है, और ये आप देख रहे हो क्रिस्टल फॉर्म में। ये क्रिस्टल्स का कलर जो है ब्लू है। इन क्रिस्टल्स का कलर ब्लू क्यों है, क्योंकि इनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सपोज करो आप इनको अगर गर्म कर दोगे, ठीक है, अगर आप हीट कर दोगे, तो अगर आप हीट करोगे तो जितना भी पानी प्रेजेंट है ना, वो सारा का सारा पानी बॉयल ऑफ हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो वेपर में चेंज हो जाएगा। तो पीछे बचेगा सिर्फ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट सर मेल्ट नहीं होगा ये? मेल्ट तो होगा, मतलब जितना भी पानी होगा वो तो लॉस हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये मेल्ट होके उसके बाद आपके पास इसका लिक्विड बन जाएगा। फिर लिक्विड को फर्दर आप दोबारा से क्या कर सकते हो, उसको जमा सकते हो, है ना, ठंडा कर दो, फिर दोबारा से वो अपना सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो अब जब आपके ये क्या कहते हैं उसे, कलर लॉस, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स लॉस होंगे, तो ये बन जाएगी एनहाइड्रस स्टेट। और एनहाइड्रस जो होता है कॉपर सल्फेट, वो ऐसा दिखाई देता है। तो आपका जो ब्लू कलर है वो इस कलर में चेंज हो जाएगा। ब्लू कलर था इस वजह से क्योंकि उसके अंदर पानी प्रेजेंट था। तुमने जब हीट करा तो पानी सारा खत्म हो गया। अब पानी खत्म हुआ तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट, और उसका ओरिजिनल कलर आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये होता है कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में। किसमें, एनहाइड्रस। इसके अंदर पानी ऐड कर दो, फिर ये ब्लू कलर का हो जाएगा। पानी हटा दो, फिर इस कलर का हो जाएगा। तो इसका जो कलर ब्लूइश कलर आया है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से आया है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स को हटाने का क्या तरीका है, दैट इज उन्हें हीट कर दो। तो कॉपर सल्फेट .5H2O है, ये है ब्लू कलर का। अगर आप इसको हीट करोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, बचेगा कॉपर सल्फेट। इसका कलर होता है जो अभी आप देख के आए, ग्रे वाइट कलर। क्या होता है बच्चे, ग्रे वाइट कलर, समझे। तो पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से इसका कलर था, नहीं तो इसका कलर जो होता है वैसे ग्रे वाइट होता है। पानी के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दोगे तो ब्लू कलर हो जाएगा। सिमिलरली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यार ये CuSO4 है, इसको ब्लू बना दो। कुछ नहीं, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें ऐड कर दो, तो ये ग्रे वाइट से क्या बन जाएगा, दैट इज योर, यहाँ पे ग्रे वाइट है,
नहीं नहीं, फिर ब्लू कलर हो जाएगा ना, पूरा ब्लू हो जाएगा। ब्लू 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 कलर हो जाएगा अगर पानी के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे, समझे। और इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, गिव द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल, तो ये फॉर्मूला होता है ब्लू विट्रॉल का, ठीक है बेटा, ब्लू विट्रॉल। तो इसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2। रिया, अब आपको समझ आया बेटा? यस रिया, अब Yes, क्लियर है? सर डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये डॉट का मतलब क्या है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, इन्होंने क्या करा हुआ है, कॉपर सल्फेट को एक तरह से क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, दैट इज योर ज्वाइन करा हुआ है। ये उसके फॉर्मूले में नहीं जुड़े हुए, मतलब इनका कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, बस एक तरह के वाटर के मॉलिक्यूल्स ने इसको क्या करा हुआ है, एक इनके साथ क्या करा हुआ है, इंटरकनेक्ट करा हुआ है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके केमिकल बॉन्डिंग में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उससे कनेक्टेड है। अगर आप इसको हीट करोगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स लॉस भी हो सकते हैं। तो जो केमिकल फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट का, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एक तरह से फिजिकली अटैच्ड हैं, केमिकली अटैच नहीं है। और उस फिजिकली अटैचमेंट को दिखाने के लिए हमने बीच में डॉट दिखाया है। ये डॉट ये शो कर रहा है कि कॉपर सल्फेट और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक फिजिकल अट्रैक्शन है, एक फिजिकल फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब आप हीट करोगे वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाएंगे, लेकिन कॉपर सल्फेट के केमिकल फॉर्मूला पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज हमारे को यहाँ पे बता रहा है, ठीक है बेटा। सर अगर डॉट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा पूरा फॉर्मूला? हाँ गलत हो जाएगा, सीरियसली गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शो करने के लिए आपको डॉट लगाना बहुत जरूरी है फॉर्मूला और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। चलें आगे। यस सर। देखो अब नेक्स्ट उसके बाद एक सॉल्ट आती है, जो नेक्स्ट सॉल्ट आती है हमारे पास वो आती है FeSO4.7H2। ये होती है फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं Fe को बोलते हैं फेरस, और ये सल्फेट। अच्छा कौन बच्चा बताएगा मैंने फेरस वर्ड यूज करा है, फेरिक क्यों नहीं यूज करा मैंने यहाँ फेरस यूज करा, फेरिक क्यों नहीं यूज करा? क्योंकि आयरन के दो नाम होते हैं ना, फेरस और फेरिक। यस सर। क्यों मैंने फेरस यूज करा, फेरिक क्यों नहीं यूज करा? कौन बताएगा मुझे? Who will tell me why I have used the word ferrous? Why not ferric? सर क्योंकि ये आयरन 2 है। हाँ बोलो बोलो। सर ये आयरन 2 है इसलिए। हाँ वेरी गुड। देखो आयरन की दो वैलेंसी होती है, एक होती है 2 और एक होती है 3। जब आयरन की अगर 3 होता तो फेरिक आती, ये फेरस होता है और इसका नाम पड़ता है क्या? फेरिक। यहाँ पर आयरन जो है वो FeSO4, SO4 की -2 इसकी +2, इसलिए इसका नाम पड़ा फेरस। और ये सल्फेट है, इसको एज इट इज लिखा। 7 को हम लिखते हैं हेप्टा, क्या लिखते हैं बच्चे? हेप्टा। और पानी को लिखते हैं हम हाइड्रेट, तो नाम क्या पड़ जाता है? हेप्टा हाइड्रेट। क्या नाम पड़ जाता है? हेप्टा हाइड्रेट। समझ आ गई बेटा बात? फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। और ये जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट आप देख रहे हो ना, ये कौन से कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। इसलिए इसको कभी कभार हम ग्रीन विट्रॉल भी बोल देते हैं। तो आपके पास अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ग्रीन विट्रॉल, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, अब वो 1 मार्कर्स के अंदर, इनमें से बताओ ग्रीन विट्रॉल कौन सा है, तो आपने मार्क करना है FeSO4.7H2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दैट इज योर ग्रीन विट्रॉल। इसमें भी सेम होगा, इसमें भी आप क्या करोगे बेटा? सपोज करो आपने क्या करा, दैट इज इसको हीट कर दिया FeSO4.7H2 को, तो अगेन ये हीट के लिए हम सिंबल बनाते हैं डेल्टा का। ये डेल्टा का सिंबल होता है, ट्राइंगल जो बनता है ये हीट का सिंबल होता है। आप जैसे इसको हीट करोगे वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका कलर ग्रीन से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ग्रीन से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और अगर सपोज करो आप दोबारा से ऐड करना चाहते हो, मतलब ग्रीन कलर वापस लाना चाहते हो, तो उल्टा कर दो, FeSO4 में 7H2 ऐड कर दो, ठीक है, फिर इसका कलर जो हो जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन कलर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से है। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके रिलीज हुए, रिमूव हुए, इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं।
ये ऐसे दिखाई देते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, ठीक है। बहुत अच्छा ग्रीन कलर आता है ये। आप अभी जब अभी क्लासेस में जाओगे ना 11th-12th में, तो शायद आपकी टीचर्स बनवा के भी आपको दिखाएं, तो बड़े ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं इनके। अब आप इसको एनहाइड्रस ले लेते हैं, फेरस सल्फेट एनहाइड्रस, तो इसका कलर ये ग्रेइश वाइट हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो ग्रीन कलर लॉस हो जाता है, तो पानी की वजह से ही ग्रीन कलर होता है। जैसे ही पानी निकला, रिलीज हुआ हीट होने की वजह से, कलर चेंज हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि भाई हीट करा तो वाटर लॉस हो गया, वाटर की वजह से ग्रीन कलर था, वो लॉस हुआ तो इसका कलर क्या हो गया, ग्रेइश वाइट हो गया। समझ आया बच्चे? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? वापस चलते हैं एक बार नोट्स में। तो हमने यहाँ पर यही पढ़ा कि भाई द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कॉमनली नोन एज फेरस सल्फेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन इट, और ग्रीन कलर इज द कलर दैट इज ग्रेइश वाइट कलर बचेगा। क्या बचेगा? ग्रेइश वाइट कलर बचेगा, ठीक है। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? एनीबडी, एनी डाउट्स? चलें आगे फिर। सर फेरस सल्फेट का क्या कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। फेरस सल्फेट मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ पूछ रहे हो ना? नो सर, बिना उसका। तो विदाउट उसका जो होता है ग्रेइश वाइट कलर ही होता है उसका भी, ओके सर। ठीक है। चलें आगे। चलो बच्चे, अब हमारे पास आ जाती है सॉल्ट्स। मैं सबसे आसान वाली सॉल्ट पहले आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है और हमारे पास जिप्सम है। पहले हम इसको करते हैं। देखो बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और क्या, जिप्सम सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर वो बहुत बार पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बता दो, उसका फॉर्मेशन बता दो, और सिमिलरली जिप्सम क्या होता है उसका फॉर्मूला बता दो, और उसका दैट इज योर फॉर्मेशन बता दो। सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? ये देखो नाम क्या रखा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस आप सब जानते हो फ्रांस की कैपिटल है, जिसको पेरिस बोलते हैं, जिसके अंदर वो एफएल टावर है बड़ा सुंदर सा, वो पेरिस जगह है। उस वहां पर सबसे पहले ये जो हाथ में जब फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो प्लास्टरिंग करी जाती है। मतलब हाथ को जोड़ने के लिए आपके हाथ के ऊपर क्या करते हैं, प्लास्टरिंग करी जाती है। तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि पेरिस में सबसे पहले ये चीज यूज की गई थी। तो इसको हम पीओपी भी कहते हैं, इसको हम जनरल टर्म्स में पीओपी भी कहते हैं। ये पीओपी आपके घर में भी जो फॉल सीलिंग्स होती हैं, जो आप आजकल डिजाइनर जो छतें बनाई जाती हैं, उनमें जो छत के अंदर यूज किया जाता है वो यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी कहते हैं। आपके हाथ में भी जब फ्रैक्चर हो जाता है तब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी से ही उसको प्लास्टरिंग करी जाती है आपके हाथ को, और उसको जोड़ने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक कैल्शियम की सॉल्ट है, जिसका फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट होता है, और साथ में इसके साथ एक हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। और ये जो आप हाफ देख रहे हो, इसको पढ़ते हैं हम हेमी, क्या पढ़ते हैं, हेमी, और वाटर को पढ़ते हैं हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम बताओ, तो केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और आपको अगर पूछा जाए कि कॉमन नेम जो है वो तो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, जिसको हम पीओपी भी कहते हैं एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में। और फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ये जो हाफ H2O आप देख रहे हो, ये इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और CaSO4 डॉट हाफ H2O, और कॉमन नेम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि इसकी फॉर्मेशन बताओ, ये बनता कैसे। तो हमारे को इसको बनाकर दिखाना होता है, तो हम लेते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये जिप्सम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। जब आप इसको हीट करते हो, ठीक है, तो ये बना देता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस
1.5 H2O। जो दो, यहाँ पर आप 2 वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहे हो ना बच्चे, हाफ तो आपका यहाँ पर यूटिलाइज हो गया, बचा कितना, 1.5 और बचा, 1.5 और बचा, वो 1.5 क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो फॉर्मेशन कैसे होती है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसको हीट कर दो और ये कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O बना लेगा। और कितना टेम्परेचर, 370। थोड़ा क्या कह रहे हो बेटा अंश? सर मैं कह रहा हूँ हीट करने में 2H2O पूरा क्यों नहीं हटा, हाफ क्यों बचा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो ये जो अंश यहाँ पर ना, ये 2H2O नहीं है, ये 2H2O से कंफ्यूज मत हो, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नहीं है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत करोड़ों मॉलिक्यूल्स है पानी के, ठीक है बच्चे। और जो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O भी बनेगा, वो भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और वो जो 1.5 H2O बन रहे हैं वो भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत लार्जर स्केल पे ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है अंश। तो इनको 2 नंबर या 1.5 नंबर की तरह मत देखो, ये करोड़ों मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। जब हम एक्चुअल में रिएक्शन होगी तो ये दैट इज योर कंप्लीटली क्या हो जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है। तो CaSO4.2H2O को अगर आप हीट कर दोगे कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन विच इज 100 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट, ठीक है। आप उसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में आपको मिलेगा 1.5 H2O एक बाय प्रोडक्ट में। तो ये रिएक्शन आपसे बहुत बार पूछी जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा होगा, आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, फॉर्मूला दिया होगा, आपसे उसका केमिकल नेम पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे फॉर्मेशन पूछ लिया जाएगा। इन 3 क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो ये टेम्परेचर पूछेगा कि कितने टेम्परेचर पे हीट करना होता है जिप्सम को कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए। ये जिप्सम होता है जिसका फॉर्मूला CaSO4.2H2O होता है, CaSO4.2H2O होता है। नोट डाउन करना है, कर लो, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है। सबसे आसान सॉल्ट्स में से एक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें से, ठीक है। बहुत इजी सॉल्ट है लेकिन क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से। बच्चे नोट डाउन कर लिया? सर क्या ये भी पूछ सकते हैं कि इसका बाय प्रोडक्ट क्या निकला? 1.5 H2 के बारे में? हाँ नहीं, ये आपसे ना रिएक्शन पूछ सकते हैं। जैसे आपको कह दिया जाएगा फॉर्मेशन बता दो उसकी, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तब आपको ये पूरी लिख कर दिखानी पड़ेगी। और ये टेम्परेचर पूछ लेंगे। 1.5 H2 ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको ये जिप्सम ना देकर आपसे टेम्परेचर और ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। ओके सर। ठीक है बच्चे, कर लिया? चलो एक बार दोबारा से नोट्स पे वापस चलते हैं। तो मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बताया, ठीक है। अब देखो, अब सिमिलरली अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर पानी डाल दोगे तो जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, आपके पास अगर मान लो फॉर्मेशन ऑफ क्या आ जाए, जिप्सम आ जाए, लेट अस सपोज आपको पेपर में आ जाए कि जिप्सम का फॉर्मेशन दो, तो जिप्सम का फॉर्मेशन बहुत आसान है। प्लास्टर ऑफ पेरिस लो, उसके अंदर 1.5 H2O डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, CaSO4.2H2O विच इज जिप्सम। ये क्या होता है, जिप्सम, और ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बेटा, तो ये जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है भाई, कभी भी देख लेना, आपके घर में अगर फॉल सीलिंग हुई होगी तो वो भैया पीओपी लगाता है आपके दीवारों पे, और फिर उसके बाद उस पर जैसे ही पानी डलता है वो पीओपी जो होती है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। मतलब वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है थोड़ी देर बाद। जब वो थोड़ी देर तक आप रख के रखोगे तो वो क्या करेगी, दैट इज योर, सूख जाएगी, और सूखने के बाद वो दीवार की शेप ले लेती है, मतलब छत की शेप ले लेती है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो पीओपी थी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, उसके अंदर वाटर का एडिशन हुआ। वाटर के एडिशन की वजह से वो एक नया केमिकल कंपाउंड बन गया जिसको हम जिप्सम कह रहे हैं, और इस वजह से वो सेटल डाउन हो जाती है। वो क्या हो जाती है, स्ट्रांगली आपकी दीवार पे जाकर चिपक जाती है। नहीं तो पीओपी बहुत गीली होती है, कभी आपने अगर देखा होगा घर के अंदर बहुत गीली होती है।
उसके अंदर जैसे ही वो बाहर से मॉइस्चर को, पानी को अपने साथ कंबाइन करती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर बच्चे? जिप्सम के अंदर। अच्छा, अब इसका भी केमिकल नेम पूछ लिया जाता है कि जिप्सम का केमिकल नेम बताओ। एनीबडी कैन टेल मी द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम। क्या हो सकता है बच्चे? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम अकॉर्डिंग टू यू? सर कैल्शियम सल्फेट एंड नहीं सर, 2 को क्या बोलते हैं सर? 2 को बोलते हैं डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट। डाई मतलब DI, तो ये आ जाएगा कैल्शियम, और फिर क्या लिखेंगे बेटा हम? सल्फेट, और फिर क्या हम लिखेंगे? डाई, और क्या? हाइड्रेट। डाई का मतलब 2, डाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है, तो नाम पड़ गया डाई हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ दैट इज जिप्सम। और जिप्सम बनता कैसे है? कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O के अंदर आपको क्या करना है? 1.5 H2O मिक्स कर दो, वो कैल्शियम सल्फेट .2H2O दे देगा, जिसको हम जिप्सम कहते हैं। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या, नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? एनी डाउट्स इन पर्टिकुलर दिस थिंग? हाँ जी बेटा, चलो आगे चले, नेक्स्ट सॉल्ट पे चले। यस सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सॉल्ट्स पे। ये सबसे पहली 2 बेसिक सॉल्ट्स थी जो सबसे इजीएस्ट थी, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि इन दोनों सॉल्ट्स के बारे में बताओ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सॉल्ट पे जो बहुत बेसिक सी सॉल्ट है, आप सबने अपने घर के अंदर भी यूज करी है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। पहले इतना ज़्यादा क्वेश्चन डीपली नहीं आते थे सोडियम क्लोराइड से, लेकिन पिछले 1-2 साल में देखा गया है कि क्वेश्चन यहाँ से बहुत आ रहे हैं। जैसे रॉक सॉल्ट किसे कहते हैं, और अगर हम सोडियम क्लोराइड को रॉक सॉल्ट कहते हैं तो क्यों कहते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पिछली बार पूछना चालू कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद इसका जो क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है, यहाँ पर एक क्लोर एल्कली प्रोसेस देख रहे हो, इससे बहुत क्वेश्चन आने लग गए। पहले कॉमन सॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था कि ऊपर ऊपर से जनरल भी पढ़ लोगे चल जाएगा, लेकिन पिछले 1-2 साल से यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनने लग गए हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो होती है वो आपके घर में टेबल सॉल्ट बोला जाता है। टेबल सॉल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी टेबल पे आप रखते हो, और जब खाने के अंदर नमक कम होता है तो आप आराम से उसको डाल लेते हो, इसलिए इसको टेबल सॉल्ट बोला जाता है, क्योंकि आपके घर में टेबल पे रखी जाती है। रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट के टेबल पे भी नमक पड़ा होता है, इसलिए इसको नाम बोला जाता है टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, कि भाई इजीली अवेलेबल है, सबके घर में होती है टाटा नमक। ठीक है, तो इसलिए इसको कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपके सामने यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? एक बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग है, और एक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग है, और आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एक सॉल्ट देता है जो न्यूट्रल होती है। जो क्या होती है बच्चे? न्यूट्रल होती है। तो ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होती है, इस पर कोई चार्जेस नहीं होते। इसका जो pH होता है वो 7 होता है। ठीक है, और ये कुकिंग में यूज की जाती है। प्रिपेयर मेनी अदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एज केमिकल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई द सॉल्ट विच इज यूज्ड इन कुकिंग। ठीक है, तो आपको वहां से निकालना पड़ेगा, अरे कुकिंग में तो कौन सी सॉल्ट यूज होती है? दैट इज NaCl। कौन सी यूज होती है? NaCl। अब ये बनती कैसे है? कहाँ से हमारे को नमक मिलता है? हमारे घरों में नमक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? तो पहला सबसे अच्छा सोर्स है वो है फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन। समुद्र के पानी में नमक ही नमक है। तो क्या करते हैं हम? सी वाटर को स्प्रेड कर देते हैं खुले में, और समर सीजन के अंदर ये जो सी वाटर है ये सारा इवेपोरेट कर जाता है और नमक पीछे रह जाता है। ये इवेपोरेशन की टेक्निक जो है, सेपरेशन टेक्निक हमने जो पढ़ी थी क्लास 9th के अंदर, वहां पर हमने एक सेपरेशन टेक्निक पढ़ी थी इवेपोरेशन, जिसके अंदर जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और नमक पीछे रह जाता है। तो आपको एक तो नमक कहाँ से मिलता है? दैट इज फ्रॉम द सी वाटर मिलता है। दूसरा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, जो पेपर में बहुत बार अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्रॉम रॉक सॉल्ट्स फाउंड इन माइंस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच सॉल्ट इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट।
तो उसका आंसर होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है उसका आंसर? सोडियम। यस आशीष बोलो बेटा। सर दोबारा ज्वाइन करना है? हाँ हाँ कर लेना, ठीक है। तो बच्चे बात को ध्यान से समझो, ये आपको रॉक से भी मिलती है तो इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, और रॉक सॉल्ट बड़ी महंगी आती है। जो नॉर्मल नमक आपके घर में आता है ना वो सस्ता होता है, लेकिन ये जो रॉक सॉल्ट की कैटेगरी आती है ये थोड़ी महंगी होती है क्योंकि इसका बनाने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कह रहा है सोडियम क्लोराइड इज माइंड फ्रॉम डिपॉजिट विच फॉर्म अंडरग्राउंड। डिपॉजिट ऑफ रॉक सॉल्ट आर यूजुअली द रिमेन्स ऑफ इनलैंड सीज which evaporated thousands or millions of years ago। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये बनती कैसे है। देखो हुआ क्या था कि जब ये दुनिया शुरू हुई थी ना, तो ये जब दुनिया शुरू हुई थी तो सारा पानी था, सारी जगह बस सिर्फ और सिर्फ क्या था? पानी था। चलो मैं आपको उससे भी पीछे ले जाता हूँ। उससे भी पीछे क्या हुआ था कि एक बार ये जो अर्थ है हमारी, इसके ना बहुत ज़्यादा ये टक्कर खाती रहती थी। मतलब बहुत सारे ना, इसका जब ये बन रही थी, बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग मतलब होता है कि जब एक ना, पहले माना जाता है कि एक जो अर्थ, जितने भी यूनिवर्स है, ये एक छोटे से होल के, एक छोटे से ब्लॉक के अंदर था, एक बॉल की शेप के अंदर था। फिर उसके बाद एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसको बिग बैंग बोलते हैं। और उस थ्योरी के हिसाब से ये पूरा का पूरा जो मैटर था ना, जो एक पूरे के पूरे बॉल की फॉर्म में था, ये टूट गया। और इसकी वजह